अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अतूफ़ा कलीम, स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरी हर वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो का टॉपिक है हामला ख़वातीन, रमज़ान और ज़ियाबतीस, यानी वो ख़वातीन जो कि हमल से हैं और वो रमज़ान के रोज़ा रखना चाहती हैं और उनको साथ साथ हमल के साथ साथ उनको ज़ियाबतीस की बीमारी या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि हमल में होने वाली ज़ियाबतीस की बीमारी होती है वो भी पाई जाती है। तो सवाल किया गया था कि क्या ऐसी खातून जो कि हामला भी हो और उसको ज़ियाबतीस की बीमारी भी हो, क्या वो रोज़ा रख सकती है या नहीं। इसकी वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स हामला ख़वातीन के लिए रमज़ान में रोज़े रखने के लिए। इसलिए इस वीडियो के हो सकता है आने वाले टाइम में 1-2 पार्ट्स भी बन जाएं क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हदीस शेयर करना चाहती हूँ। सही बुखारी की हदीस है 4505। इसके मुताबिक शख्स बीमार हो या सफ़र पे हो उसके लिए इजाज़त है कि वो रमज़ान के रोज़े अगर मुश्किल है उसके लिए तो वो छोड़कर बाद में रख सकता है जब वो घर पे हो या सेहतमंद हो जाए। इसी तरह दूध पिलाने वाली या हामला ख़वातीन जिनको अपनी या अपने बच्चे की ज़िंदगी या सेहत का ख़तरा हो वो भी रोज़ा छोड़ सकती हैं और उसकी जगह फ़िदिया दे सकती हैं और बाद में रोज़े की क़ज़ा रमज़ान के बाद रोज़े की क़ज़ा दे सकती हैं जब वो सेहतमंद हो जाएं या फिर बच्चे और हमल से फारिग हो जाएं। और जो कोई खुशी से नेकी करे उसके हक़ में बेहतर है, तो बेहतर तुम्हारे हक़ में यही है कि तुम रोज़ा रखो। तो देखिए, आपके इस्लाम ने, आपके दीन ने आपको बहुत ज़्यादा आसानी दी है। अगर आप हामला हैं या दूध पिलाने वाली माँ हैं तो आपके लिए आसानी है और साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ भी है तो आपको बहुत ज़्यादा छूट है और आसानी है। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि बहुत सारी औरतें हमल के और डायबिटीज़ के बावजूद रोज़ा रखने की कोशिश करती हैं और उनको ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रखें। तो यही है कि जो रोज़ा रख सके, जितनी नेकी कर सके वही बेस्ट है। इसलिए चलते हैं, वीडियो जानते हैं, देखते हैं, टिप्स जानते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी टिप तो यही है कि जब भी आप इरादा करते हैं कि हमने रोज़ा रखना है तो आप अपनी पर्सनल गायनेकोलॉजिस्ट जिसको आप चेक करवा रही हों उसको आप ज़रूर इन्फॉर्म कर दें और उनसे ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि आपका रोज़ा रखना और फिर रोज़े के आप पर और आपके बच्चे पे असरात ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उन फैक्टर्स को जानते हैं और उन्हीं फैक्टर्स के बारे में आपको गायनेकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनल इंडिविजुअल प्रोफाइल देखकर ही बता सकती हैं कि आपको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पे आपका रोज़ा रखना या ना रखना डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स हैं आपकी जनरल हेल्थ, यानी आपकी हमल से पहले ओवरऑल सेहत कैसी थी, क्या आप हेल्दी हैं, पहले से हेल्दी लाइफस्टाइल है आपका या पहले से ही आप बीमार रहती हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और पहले ही आपके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और काम हैं घर के और जिसकी वजह से आपकी सेहत डिस्टर्ब रहती है, बार बार बीमार रहती हैं, तो जाहिर है ये आपकी अच्छी सेहत की अलामात नहीं है। उसके बरक्स अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप पहले भी देर देर तक भूखी रह पाती हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल है आपका, अच्छी खुराक है, बच्चों के दरमियान में हेल्दी गैप है, आपके घर में भी बहुत ज़्यादा काम और परेशानियां नहीं हैं, तो आप रोज़े के बारे में सोच सकती हैं। दूसरा फैक्टर है कि हमल का कौन सा दौरानिया चल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमल को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, यानी पहले 3 माह, दूसरे 3 माह और फिर आखिरी 3 माह। तो रिकमेंडेशन ये है कि पहले और आखिरी ट्राइमेस्टर में बेहतर है कि आप रोज़े ना रखें। जो भी गाइडलाइंस हैं ये प्रॉपर, आपको पता है कि जो लोग गाइडलाइंस बनाते हैं वो मुस्लिम्स तो उनमें बहुत कम ही होते हैं, तो इसलिए एक डायबिटिक मदर और वो भी फास्टिंग के लिए बाकायदा कोई गाइडलाइंस इस तरह नहीं बनाई गई कि बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हुई हों। बहुत कम ही रिसर्चेस हैं और उन रिसर्चेस के रिजल्ट्स के मुताबिक फिर रिकमेंडेशन या सजेशंस हैं डॉक्टर्स की और साइंटिस्ट की, तो वो यही है कि पहले और आखिरी ट्राइमेस्टर में बेहतर है कि हामला खातून रोज़ा ना रखें। तीसरा जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है कि आया आपको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, वो ये है कि आपके रोज़े की ड्यूरेशन कितनी लंबी है, दुरानिया कितना है। मिसाल के तौर पे आपको मालूम ही है कि गर्मियों के रोज़े लंबे भी होते हैं और उनमें प्यास की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और माँ को पानी की कमी हो सकती है। इसी के बरक्स जो सर्दियों के रोज़े होते हैं, एक तो वो टाइम में भी छोटे होते हैं और प्यास भी उतनी नहीं लगती, तो ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है आपको कंसीडर करने के लिए। फिर एक फैक्टर है कि आपकी जो रोज़मर्रा की रूटीन है वो किस तरह की है, आपको घर में कितना काम होता है, क्या बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा साथ में भूखे रहना और फिर हमल भी और शुगर भी। एक और फैक्टर ये है कि आपकी डायबिटीज़ कितनी कंट्रोल है और क्या आप पहले से डायबिटिक हैं या हमल के दौरान आपको डायबिटीज़ हुई है,
کیا آپ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز میں مبتلا تو نہیں ہیں، اور ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ کیا آپ کو ڈائبٹیز اور حمل اور اس کے ساتھ علاوہ کوئی اور بیماری تو نہیں، مثال کے طور پہ جیسے اکثر بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہوتا ہے حمل میں کچھ خواتین کا، اسی طرح کوئی اور مسئلہ اور دائمی بیماری کرونک پرابلم جو آپ کو ہو، تو پھر آپ کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں نقصان ہونے کے اور پریشانی کا سامنا کرنے کے۔ اب ذکر کر لیتے ہیں کچھ مشکلات کا جو ایک حاملہ خاتون کو روزہ رکھتے وقت پیش آ سکتی ہیں، یا آپ کہہ لیں کمپلیکیشنز جو وہ سامنا کرے گی اگر وہ روزہ رکھتی ہے اور اگر وہ حاملہ بھی ہے۔ حاملہ ہوں اور روزہ بھی رکھیں تو ان کی پریگننسی ہائی رسک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک تو کوئی حاملہ خاتون ہے اور اس کو شوگر بھی ہے اور پھر وہ روزہ بھی رکھتی ہے، تو پھر اس کی پریگننسی بہت زیادہ ہائی رسک ہو سکتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہائی رسک کا مطلب کیا ہے؟ ہائی رسک کا مطلب یہی ہے کہ ماں یا بچے یا دونوں کی زندگی کو کوئی نہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں پیدائش کے دوران، کیونکہ آپ جانتے ہیں حمل کے دوران ماں کو زیادہ کیلوریز اور نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتی ہے، فاسٹنگ کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی باڈی میں جو ریکوائر اماؤنٹ ہے اس سے کم اس کو نیوٹرینٹس مل رہے ہوں، جو بعد میں بچے اور ماں دونوں کے لیے خطرے کا باعث ہوں۔ اس کے علاوہ جو مشکلات دیکھنے پڑ سکتی ہیں اس میں شامل ہے کہ بچے کا پیدائش کے وقت وزن بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے، بچے کی پیدائش وقت سے پہلے ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ڈائبیٹک بھی ہے ماں تو پھر تو ڈائبٹیز کی اپنی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، جس میں پری ایکلیمشیا ہو سکتا ہے، ماں کو جھٹکے لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، بچے کا پانی بہت زیادہ ہو سکتا ہے، پولی ہائیڈرومنیوس ہو سکتا ہے، بچے کا وزن بہت زیادہ ہو سکتا ہے پیدائش کے وقت، جو کہ پیدائش میں مشکل کرے گا، اور بچے کو کوئی نہ کوئی انجری ہو سکتی ہے برتھ انجری پیدائش کے وقت، ماں کو تیزابیت اور بے ہوشی والی کیفیت ہو سکتی ہے جو کہ ڈائبٹیز کی ایک کمپلیکیشن ہے۔ اسی طرح ڈائبٹیز پانی کی کمی سے گردوں پہ اثرات ہو سکتے ہیں، گردوں کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ ان شارٹ، ایسی عورت جو کہ حاملہ ہو اور روزہ رکھنا چاہتی ہو، ساتھ میں اس کو ڈائبٹیز بھی ہو، تو اس کی اور اس کے بچے کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کہ آیا روزہ رکھنا ہے یا نہیں، یہ آپ نے ان تمام فیکٹرز کو دیکھ کر اپنی گائناکالوجسٹ، اپنے فیملی فزیشین، ان سب سے مشورہ کر کے اور ڈیلی کی اپنی روٹین دیکھ کے پھر آپ نے روزہ رکھنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم جانیں گے کہ حمل کے دوران روزہ رکھتے ہوئے کون کون سی ٹپس پر عمل کرنے سے آپ اس کی مشکلات سے بچ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ کو اور کن باتوں کا مزید خیال رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔ آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے لنک شیئر کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے تو آپ ہمیں اپوائنٹمنٹ بک کر کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔